First of all, Assalamu alaikum everyone. Okay, and here again, this is the fourth lecture on this essay of Bertrand Russell, and the name of this essay is Reflections on the Reawakening East. And as you can see here, this chapter is in SIL English textbook and class second year. Today we will be going through page number 20, para number second last para, or I will be beginning with. So I hope everyone is on the page or on the line. Okay, there is only one imperialism which now offers any menace. Menace means threat. Menace means threat. Menace means threat to Asia. It is that of Russia. So वो डरा रहा है, वो डराता है किसको? ईस्ट को, एशिया को, कि अगर आप पावर में आते हैं, एशिया या ईस्ट पावर में आता है, तो उसको किसको फॉलो नहीं करना चाहिए? किस चीज़ को? आगे देखिएगा, रशिया का जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। वो सिस्टम क्या है? द ट्रेडिशंस ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया आर एंशिएंट एंड ग्लोरियस। बोला इनको इसलिए नहीं फॉलो करना चाहिए क्योंकि एशिया में जो लोग रहते हैं उनका जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो आई डू नॉट विश टू सी देम वाइप आउट एज आई फियर इज हैपनिंग इन चाइना बाय द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, कि डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जिस तरह क्या अब डिग्रेडेड फॉर्म क्या है? कम्युनिज्म। आगे वो क्या कहता है? कम्युनिज्म। यानी जो कम्युनिज्म जो आपने अप्लाई किया हुआ है, यानी चाइना में जिस तरह हाल हुआ है, वो कहता है उसके कल्चर का, उसके ट्रेडिशन का जो हाल किया है किसने? कम्युनिज्म बेस्ड जो सिस्टम वहाँ पर अप्लाई किया गया है, उससे उनका जो नुकसान हुआ है, मैं नहीं चाहता कि पूरे एशिया का नुकसान हो। ठीक है, और वो कहता है कि ये क्या है? ये वेस्ट का कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर है। कौन सा फॉर्म? डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, अच्छा, हमारे पास तो कम्युनिज्म है भी नहीं, फिर भी हम किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ट्रेडिशन तो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। इखलाक हमारे ट्रेडिशन का पहला जुज़ है। ठीक है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड either in the east or in the west is the most modern and most relevant form of western imperialism। तो बोलता है कि ये जो आपका कम्युनिज्म है ये भी क्या है? इंपीरियलिज्म है। ये क्या है? इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म को हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, हमने डिस्कस किया है कि इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे कंट्री पर करके वहाँ पर अपनी ताकत का तसल्लुत करें, या वहाँ की गवर्नमेंट पर कब्जा करें, या वहाँ के वसाइल पर कब्जा करें, और या वहाँ पर जो इकोनॉमिकली आप उन पर कब्जा करें। सो दिस इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंपीरियलिज्म। तो वो कहता है कि एक इसकी काइंड ये कम्युनिज्म भी है। ये उसका मानना है, किसका? बर्ट्रैंड रसल का। ठीक है, फिर वो कहता है कि इट्स फिलॉसफी इन जर्मन एंड इट्स रिजीम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स। बोला इसकी जो फिलॉसफी है किस चीज़ की? कम्युनिज्म की। किस चीज़ की फिलॉसफी? कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है वो कहता है जर्मन, ये इसकी मेंटालिटी जर्मन वाली है। ठीक है, और इसको जो इम्पोज किया जाता है यानी नाफिज किया जाता है लोगों के कम्युनिज्म को, ये ताकत से नाफिज किया जाता है। किससे नाफिज किया जाता है? ताकत से। ठीक है, अगर ताकत यानी ताकत के इस्तेमाल से ज़बरदस्ती लोगों को फॉलो करवाया जाता है। इफ द रीअवेकनिंग of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be little in it that could be welcomed by any friend of humanity or of civilization। बोला भाई अगर ये ताकत में एशिया आ जाए तो उसके बाद अगर ये फॉलो करे किसको? कम्युनिज्म को, तो बोला भाई फिर इससे अच्छा उसका क्या है? देयर वुड बी लिटिल इन इट दैट वुड बी वेलकम्ड बाय एनी फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन। तो बोला फिर जो लोग ह्यूमैनिटी को पर यकीन रखते हैं, ठीक है, जो लोग जो ना सिविलाइजेशन पर बिलीव रखते हैं, तो वो लोग इसको वेलकम नहीं करेंगे, वो लोग इसका साथ नहीं देंगे। समझ में आ गई? या वो कंट्री इसका साथ नहीं देंगे। What then should an enlightened and impartial spectator hope as regards to development
Asia, there are some things which, though many ways regrettable, it is necessary to accept as conditions of survival in the modern world. बोला बाबा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आप रिग्रेट फील करते हैं और अफसोस फील करते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में या आपकी कंट्री में आए, ठीक है, या आपकी इकॉनमी में उनका अमल दखल हो, ठीक है, आए, बट मजबूरी है हमारी कि हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है। क्या चीज़? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। बोला है सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इंडस्ट्रियलिज्म। क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियलिज्म। अब इंडस्ट्रियलिज्म क्या होता है? द आइडिया ऑफ और स्टेट ऑफ हैविंग कंट्रीज इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, के आपके जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी बेस किस चीज़ पर करती हो? इंडस्ट्री पर ज़्यादा करती हो, ठीक है। अब इंडस्ट्री की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ें या माइनिंग है, ये आपकी रॉ फॉर्म यानी रॉ इंडस्ट्री है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, समझ में आ गई बात। फिर आपकी टर्शरी इंडस्ट्री है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि आपको फिनिश गुड प्रोवाइड करती है। ये पंखा अगर बना हुआ है तो क्या है? ये मैन्युफैक्चर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप तक पहुंचा है, ठीक है। अब इसकी बैक पे अगर हम जाएंगे तो लाजमी सी बात है माइनिंग के जरिए जो आयरन था वो आया, कॉपर और दूसरी चीज़ें आई, ठीक है। तो ये अगर आप लकड़ी देख रहे हैं तो लकड़ी का ये तो फिनिश्ड गुड है आपके सामने जो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो खैर इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। अब यहाँ तो इंडस्ट्री वो कहता है इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? द पावर ऑफ एनलाइट इंग्लैंड in the early 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production, and the power of Russia and the United States in the present day is due to their supremacy in this respect। बोला भाई जितनी भी अगर आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड ताकत में क्यों था? क्यों? वो कहता है कि उनकी मोनोपोली थी, समझ में आ गई बात, उनकी इजारादारी थी, उनका कंट्रोल था, मार्केट्स पर उनका कंट्रोल था। भाई जिसका कंट्रोल इकोनॉमी पे होगा वो ताकतवर होगा, ठीक है। अब वो क्यों था? क्योंकि मशीन एज थी, इंडस्ट्रियलिज्म को उन्होंने फॉलो किया था। हालांकि वहां भी बड़ा रेजिस्टेंस आया था, इंग्लैंड में भी कोई मान नहीं लिया था उन्होंने कि भैया जो इंडस्ट्रियलिज्म आया, उन्होंने बोला यस इंडस्ट्रियलिज्म कनेक्ट करता है कैपिटलिज्म को उस वक्त, समझ में आ गई बात। तो इसके अगेंस्ट पे बहुत सारे लोग उस टाइम पे आगे आता है, ये बताता है आपको। इट इज यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट mechanization because it is the source of power and because those who lag behind have difficulty in preserving independence। बोलता है भाई अगर आप आगे तरक्की करने से पीछे, मतलब जैसे दुनिया आगे तरक्की कर रही है और आप पीछे रह गए तो आप डेवलप नहीं हो सकेंगे, आप इंडिपेंडेंट, इवन वो कहता है कि आप इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे, आपको अपनी इंडिपेंडेंस को भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंट भी शायद ना रहे अगर आप दुनिया के साथ उसकी तरक्की में आप नहीं चले। अगर आपने पुरानी मेंटालिटी को फॉलो किया या करवाया गया आपसे तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से, समझ में आ गई बात। तो हम एज पाकिस्तानी तो बहुत पीछे हैं दुनिया से, ठीक है, हमें और भी पीछे रखा जा रहा है ऐसा लगता है, ठीक है। और हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे हमसाए पता नहीं चांद पे पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया है, तो हमें भी अब सोचना पड़ेगा कि हमारी गलतियां क्या हैं और हमें क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है अगर हम आगे बढ़ना है तो। When industrialism was new in England, it roused indignant। indignant का मतलब होता है angered, indignant का मतलब होता है angered at something unjust or wrong या outraged, यानी indignant का मतलब होता है गुस्सा, यहाँ पे आप ये समझ लें, ठीक है। तो क्या हुआ? roused indignant protest on, यानी कौन से प्रोटेस्ट? गुस्से वाले लोग अपने आपे से बाहर हो गए थे, ठीक है। वो प्रोटेस्ट उन्होंने किए किस चीज के खिलाफ? इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रूथलेसनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी। अब क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में? क्योंकि अब अगर एक फैक्ट्री, जो छोटी मोटी फैक्ट्री होती थी, उसमें मशीन पहले क्या मैनुअल चला करती थी, हाथ से चला करती थी, पाँव से चला करती थी, ठीक है, और चरखा वगैरह होता था, उस पर कपड़ा बुना जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे मजदूर उसमें लगते थे। फिर मशीन्स आ गई, इंडस्ट्रियलिज्म ने क्या किया? मशीन्स आ गई, अब मशीन से कपड़ा बनने लग गया। तो
जहां पर 100 लोग चाहिए होते थे वहां पर 2 लोगों से काम चल रहा, 4 लोगों से काम चल रहा। तो उनके ख्याल में क्या था कि ये बेरोजगारी बढ़ा रहा है, इंडस्ट्रियलिज्म। समझ में आ गई? उनके ख्याल में क्या था कि ब्यूटिफिकेशन को खत्म कर रहा है, क्योंकि आपने जब इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो लाजमी सी बात है आपको वहां से जगह को साफ करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को साफ करना पड़ेगा। एक रीजन उनका ये था और बहुत सारे रीजन थे। तो दीज प्रोटेस्ट वर eloquently expressed in Carlyle's past and present, but they remain completely ineffective। तो बोला कार्लाइल जो था राइटर था एक, उसने लिखी थी पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या लिखी थी उसने? पास्ट एंड प्रेजेंट। उसने बताया था कि ये इंडस्ट्रियलिज्म बहुत नुकसान देगी, ठीक है, लोग इसके खिलाफ है, बट फिर भी कुछ नहीं हो सका। समझ में आ गई बात? क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म ने आना ही आना था, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या था उनको कि दुनिया में उनको मार्केट्स ढूंढनी थी अपने माल के लिए। जो वो इंडस्ट्रीज में बना रहे थे उनको बेचने के लिए, या उनको जो इंडस्ट्रीज में क्या चीज़ चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, वो उस रॉ मटेरियल के लिए उनको दुनिया में तलाश करनी थी कि कहाँ से हमें मिल सकता है, पर हमें इंडस्ट्रीज चलानी है। समझ में आ गई बात? तो वो रुके नहीं, इंग्लैंड वाले भी नहीं रुके। बाकी जिन जिन कंट्रीज में इनकलाब आया, यानी या जिन इनकलाब के लिए आप इसको इकोनॉमिक इनकलाब में इसको कहूँगा कि इकोनॉमिक इनकलाब जो है वो इंडस्ट्रियलिज्म उसकी मेन बेस रही, साइंस उसकी मेन बेस रही, ठीक है, टेक्नोलॉजी उसकी मेन बेस रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलिज्म, अगर इसको हम भूल जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से। भाई हमें आगे बढ़ना है। दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे। अच्छा, गांधी इन स्पाइट ऑफ, बोला आज भी अगर आप इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ या तरक्की के खिलाफ, या जो चेंजेस आ रही है दुनिया में, टेक्निकल चेंजेस जो आ रही हैं, मशीनिक चेंजेस जो आ रही हैं, अगर आप खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। गांधी इन स्पाइट ऑफ, वो गांधी की मिसाल देता है, गांधी इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हिज कंपैट्रियट्स। कंपैट्रियट्स का मतलब होता है फेलो सिटीजन्स, यानी इंडिया में जो रहते थे वो, तो इंडिया के जो लोग थे उनको वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपैट्रियट्स, was totally unable to restore the spinning wheel। तो गांधी ने बड़ी कोशिश की कि स्पिनिंग व्हील को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, वो रहे यहाँ पर, ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियलिज्म उसकी जगह ले ले, बट वो भी कामयाब नहीं हो सके। समझ में आ गई बात? शुरू में जब ये रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते थे ब्रिटिश की तरफ से, इसके भी खिलाफ थे वो, ठीक है। आज आप देख ले वो चांद पे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए भाई, हैं? बाद में उन्होंने माना, समझा कि देवर राइट। जो ब्रिटिश थे उनकी जो एजुकेशन तो सही थी ना, आप किसी के अमाल बुरे हो सकते हैं, किसी की तालीम तो बुरी नहीं हो सकती, ठीक है, साइंस तो बुरी नहीं है ना। ये तो हमारा ये मोबाइल है, आई एम यूजिंग अ मोबाइल, तो अगर वो मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, साइंस ने उसको समझने के मुझ तक पहुंचा दिया। अब अगर मैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दिस इज माय फॉल्ट, नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात? फिर वो कहता है, आगे ये बताएगा एक फॉल्ट जो नहीं होना चाहिए, machine production and scientific technique generally is bound to prevail wherever there is sufficient civilization to make it possible. The most sinister application of scientific technique is in regard to weapon of war। मतलब सबसे जो खतरनाक बात वो फिर ये कहता है, साइंस की भी वो एक बात नेगेटिव मानता है कि अगर हम उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करें, हथियारों के लिए करें। किसके लिए? हथियारों के लिए करें, गन्स के लिए करें, ठीक है, वेपन्स के लिए करें, ठीक है, तो मास डिस्ट्रक्शन जो वेपन्स होते हैं उनके लिए हम करें। तो वो कहता है कि ये जो है ये गलत है, ठीक है। वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन चीजों के लिए उसको वो फेवर नहीं करता। कौन? बर्टन रसल, वो इन चीजों के लिए फेवर नहीं करता। मस्ट बी फियर दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज विल ब्रिंग एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी डिवोटेड टू वॉर। बोला अगर ये एशिया आजाद होता है और अगर ये इसका ध्यान किस तरफ होता है, अगर इसका ध्यान भी वेपन्स की तरफ होता है कि ये वेपन्स बनाए, तो क्या फिर ये जितने भी लोग इस्तेमाल होंगे ईंधन की तरह लोग इस्तेमाल होंगे डेफिनेटली। समझ में आ गया किस चीज में वो डिवोटेड किस पे होंगे? टू वॉर, जंगें लड़ेंगे, वो लाजमी सी बात है। वेस्ट ने भी यही किया, जंगें भी लड़ी उन्होंने, ठीक है। अगर आप देख लें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ वेस्ट की बात तो नहीं कर रहे हम, उसमें और भी कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज भी थे, और भी कंट्रीज थे।
और may we hope that the new influence of Asia in the world will be thrown on the side of peace. वो कहता है कि या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि जब एशिया ताकत में आए तो वो किस तरफ जाए, पीस की तरफ जाए। किसकी तरफ जाए, अमन की तरफ जाए। समझ में आ गई बात, जंग की तरफ ना जाए, अमन की तरफ जाए, ठीक है। अब वो एशिया को तो सजेस्ट कर रहा है बर्टन रसल, ठीक है, वो ईस्ट को तो कर रहा है सजेस्ट ये बात, बट अगर आप वेस्ट को देखें, सो व्हाट दे वर आल्सो एवरी कंट्री, ओके, मोस्टली कंट्रीज दे वांट टू स्टेबल देम, ओके, और देयर आर्मीज सो दैट नो वन कैन कैप्चर देयर कंट्रीज। समझ में आ गई। तो वो कहता है कि आप क्या पीस के लिए वर्क करेंगे या नहीं। उसूलन मैं भी इस बात को मानता हूं कि दुनिया में क्या होना चाहिए, पीस, अमन होना चाहिए। अमन के साथ आप आगे बढ़ें, स्किल्स को शेयर करें, ठीक है, नॉलेज को शेयर करें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, एक दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट करें। समझ में आ गई। उसूलन ये होना चाहिए अगर आपने पीस में रहना है, बट ऐसा होता नहीं है। आई थिंक इट इज too early to have an opinion as to what is likely to happen in this respect, but it is not too early to have an opinion as to what is desirable. The organization of the world into two vast blocks. ये vast blocks वो कहता है यहाँ पर, टू वास्ट ब्लॉक्स में पूरी की पूरी दुनिया वो कहता है बटी हुई है, ठीक है। अब जो टू वास्ट ब्लॉक्स वो कह रहा है, तो मोस्टली इसमें अगर हम फोकस करते हैं, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक में आता है, ठीक है। हम एज पाकिस्तानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक में हमारा शुमार होता है। हम जाना चाहते हैं कम्युनिस्ट ब्लॉक में, पर हमें जाने नहीं दिया जाता, हमें कान से पकड़ के वापस बोलते हैं वो वापस आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, कैपिटलिज्म में क्या है कि जो है वो प्रिफर करता है ओनरशिप, ठीक है, वो प्राइवेट ओनरशिप को प्रिफर करता है। क्या चीज़, कैपिटलिस्ट, ठीक है। और जो कम्युनिज्म होता है वो प्राइवेट ओनरशिप को डिस्करेज करता है, ठीक है, वो स्टेट की ओनरशिप को इनकरेज करता है कि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। जैसे भुट्टो साहब का दौरा किया था, भुट्टो साहब ने क्या किया कि तमाम जो इदारे थे वो नेशनलाइज कर दिए थे, ठीक है। कम्युनिज्म का ये पार्ट है, ठीक है। कम्युनिस्ट अप्रोच थी, अच्छी अप्रोच है अगर आप ये कर दें, पर उसके लिए लोग भी तो सिंसियर हों। पाकिस्तानी अगर सिंसियर होते तो पता नहीं हमारे इदारे कहाँ पहुँच जाते। हमारे यहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स तो चाहिए, पर वो क्या, वो इसलिए सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट इदारों में काम नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट इदारों में चले जाए, ठीक है। तो अगर आप सारी चीज़ें नेशनलाइज कर दी, आपने गवर्नमेंट के खाते में डाल दी सारी चीज़ें, प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दी, तो भी हमारे यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम लेजी लोग हैं, हम कामचोर लोग हैं, हम चाहते हैं कि काम हम ना करें। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। किस चीज़ के लिए, अपने कंट्री के लिए। आगे चलते हैं। When industrialism was new, अच्छा यहाँ पे हो गया, ये आगे चलते हैं, इसका कहाँ पहुँचे हम लोग। The organization of world into vast blocks आ गया। Filled, मैं अब यहाँ से पढ़ रहा हूँ, filled with bitter hostility to each other is disastrous. The existence of states not belonging to either block is to be welcomed since it gives some hope. बोला भाई जो एक भी ब्लॉक से ताल्लुक नहीं रखेगा, जो ना एक ब्लॉक से ताल्लुक रखता है ना दूसरे ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, वो जो है या एक ग्रुप से ताल्लुक यानी दोनों ग्रुप से वो हटकर है, ऐसा कंट्री बोला उसको हम वेलकम करेगा। ये कौन, बर्टन रसल कहता है अपने आप को। कहता है इट गिव्स सम होप दैट इफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर breaks out, a portion of mankind will escape its horrors, ठीक है। तो बोला कि अगर आप इन दोनों ग्रुप्स का पार्ट नहीं बनते, जो कंट्रीज नहीं बनेंगे, तो वो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो वो उस थर्ड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो उससे बच सकेंगे। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन, बर्टन रसल एक्सपेक्ट कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी पॉसिबिलिटी थर्ड वर्ल्ड वॉर की मौजूद है, ठीक है। और फायदे में कौन से कंट्रीज रहेंगे, जो दोनों ब्लॉक्स में नहीं है, ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक में ना कम्युनिस्ट ब्लॉक में, ठीक है, वो फायदे में रहेंगे, उसका ये मानना है।
I think Asia should seek to preserve what has been of value in its own traditional civilization and should not allow itself to be swamped by some of the worst features of Western thinking under the impression that this is the only way to preserve independence. तो बोला भाई एशिया को चाहिए कि वो इन ग्रुप्स में इन्वॉल्व ना हो। समझ में आ गई? पर क्या हुआ, जब आज़ादी मिली 1947 के बाद, तो इंडिया को भी ऑफर थी, पाकिस्तान को भी ऑफर थी, रशिया ने ऑफर की कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। ठीक है, इंडिया रशिया के साथ शामिल हो गया, उसका दोस्त बन गया, उस ब्लॉक में चला गया, हम सोचते रह गए। ठीक है, और आखिर में लियाकत अली खान का विजिट हुआ, जो हमारा चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने अमेरिका का विजिट कर लिया, तो हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चले गए वहाँ से तब से। ठीक है, तो उसके बाद से फिर वही ब्लॉक हमारा रहा पाकिस्तान का। ठीक है, तो हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ठीक है, थिंकिंग होती है, तो हमने एक साइड चूज कर ली, उन्होंने दूसरी साइड चूज कर ली, और इवन इंडिया तो दोनों साइड्स में खेलता रहता है। ठीक है, और इंसान हर कंट्री को मेरे ख्याल में हर कंट्री को अपने मफाद के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना, कि उसका मफाद कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके लोगों का मफाद कहाँ से जुड़ा हुआ है सबसे बढ़कर। ठीक है, तो इसलिए और हर कंट्री को दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर कंट्री को पीस प्रोसेस में, अमन के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो। आगे कहता है वो, इट इज ऑफ कोर्स अ ट्रिपल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी। बोला ये एक बेवकूफ़ी होगी अगर हम ये कहें कि एशिया क्या यूनिफाई हो सकता है, मुत्तहिद हो सकता है। बोला ये बेवकूफ़ी होगी अगर हम ये कहेंगे। कैसे? एंड ओनली ऑपोजिशन टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म हैज कॉज्ड पीपल टू थिंक इन दीज टर्म्स। एशिया कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एटलीस्ट 3 वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन। एशिया तकरीबन इसमें आधी दुनिया समाती है। कहाँ पर? एशिया में। ठीक है, और वो कहता है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट सिविलाइजेशन है, 3 डिफरेंट सिविलाइजेशन है। अब वो एशिया की स्टडी कर रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसकी डेमोग्राफिक जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन से कितनी? 3 डिफरेंट है बिल्कुल एक दूसरे, दैट ऑफ इस्लाम, दैट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ चाइना। समझ में आ गई बात? इस्लाम एक अलग वो कहता है सिविलाइजेशन है, इंडिया डेफिनेटली वहाँ पे हिंदुइज्म है। ठीक है, और सिखिज्म है और बहुत सारी है। तो वो कहता है कि वहाँ पर एक अलग सिस्टम है। ठीक है, वहाँ पर एक अलग थॉट्स के लोग रहते हैं, मेंटालिटी के लोग रहते हैं, और चाइना की जो मेंटालिटी है बिल्कुल अलग है, बुद्धिज्म और कम्युनिस्ट वहाँ पे थॉट्स हैं। ठीक है, तो बोला ये कभी एक साथ मिल नहीं सकते। समझ में आ गया? ये उसका मानना है, किसका? बर्ट्रैंड रसेल का। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम इस बात को उलट कर दें कि अगर ये सब एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। अब दूसरा इसका साइड ये भी है जो हम सोचे थे, these differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christians and there is not the faintest reason to expect them all to act in unison। तो बोला कोई हल्का सा भी शाइबा नहीं है कि ये सारे के सारे मिलकर एक साथ रहें। ये कभी भी यूनिशन में नहीं जाएंगे। यूनिशन मीन्स यूनिटी में। What is to be hoped is not to endeavor after cultural or political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere। तो बोला भाई इसका मतलब है कि इस तरह तो ये यूनिटी में आएंगे नहीं, तो बोला इनको ये चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इनको पहला काम जो करना क्या चाहिए कि एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करें, इज्जत दे कि हाँ भाई तुम भी इंडिपेंडेंट हो, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं हम लोग। ठीक है, यानी कोई इंटरप्शन कंट्री में नहीं होनी चाहिए, दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है बर्ट्रैंड रसेल, and when I speak of independence I am not thinking only of politics but also of culture।
तो बोला कि सिर्फ पॉलिटिक्स की इंडिपेंडेंस की मैं बात नहीं कर रहा, कल्चर की भी इंडिपेंडेंस है, दूसरों के कल्चर की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एशियन कंट्री को दूसरों की कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देयर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो बोलता है कि बहुत ये जो डेंजर है क्या, देयर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। बोला ये इतना आसान नहीं होता कि आपकी जो कल्चर है वो यूनिफॉर्म हो, आपका कल्चर अलग होगा। जैसे आप सिंध में आ जाए, हम सिंध में होते हैं, एक एरिया का सिंध में ही एक एरिया का कल्चर कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा। फिर हम केपी के चले जाएं, फिर हम बलूचिस्तान चले जाएं, फिर हम पंजाब चले जाएं, डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो बोला कल्चर में यूनिफॉर्मिटी या यूनिजन या इत्तेहाद लाना आसान काम नहीं है। तो इसका हल क्या है कि दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करो। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन। बोला कि जितनी भी आप ग्रेट सिविलाइजेशंस देख लें वो कॉस्मोपॉलिटन नहीं होती। समझ में आ गई? कॉस्मोपॉलिटन क्या है? जैसे आपका कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मैं समझा देता हूँ कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है। वहाँ पर आपको डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट लोग मिल जाएंगे आपको कराची में, ठीक है। ऐसे ही आपको अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे आपको डिफरेंट लोग मिल जाएंगे दुनिया के, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब और समझ लें, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ पीपल फ्रॉम और एट होम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी बहुत सारे दुनिया के पार्ट से जो लोग होते हैं वो एक जगह पर रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस कंट्री को या उस शहर को कॉस्मोपॉलिटन सिटी या कंट्री कहते हैं। वो कहता है कि मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म, क्या मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। बोला अगर दुनिया में अभी कोई ऐसी चीज है जो सबको यूनाइटेड कर सकती है, सबको क्या कर सकती है, यूनाइटेड कर सकती है, दुनिया में पीस कायम कर सकती है, तो वो क्या चीज है जनाब, साइंस एंड मशीनरी। कौन कह रहा है? बर्टन रसल। ये बर्टन रसल का ख्याल है कि ये ऐसी चीज है कि जिस पर किसी को एतराज नहीं होगा, सबका इससे फायदा है। पंखा क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर पंखा है ना, पंखा दुनिया में हर जगह पर लोग चलाते हैं। लाइट दुनिया में हर कोई चला रहा है ज्यादातर, सही है। अच्छा, और गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, और जितनी भी साइंटिफिक चीजें और टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, ठीक है, दुनिया में सभी निकाल चला रहे हैं। तो वो कहता है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म किस चीज में आप कायम रख सकते हैं, दुनिया की या एशिया की, ठीक है, साइंस एंड मशीनरी में। These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvents that they tend to put an end not only to what was bad but also what was good in the culture of the past। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है, ठीक है, हर जगह पर जाकर ये एडजस्ट हो जाता है। बोलते हैं क्या चीज? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई? हर जगह पर एडजस्ट हो जाएगी। फिर वो कहता है कि अब वो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वो एडजस्ट हो जाएगी। मैंने जैसे आपको मिसाल दी, आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। मोबाइल क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। बट व्हाट हैपेंस इफ वी हैव अ मोबाइल फोन? we have two choices, mainly we have two choices, either to use positively or negatively. So it depends up to the mind of the people that how would they use it. So ये हमारी अपनी मेंटालिटी है, हमारा अपना यूसेज है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि ये कल्चर को नहीं मानता, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चीजों को मानता है। क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दे आर नेसेसरी एंड दैट दे आर गुड इफ राइटली कंट्रोल्ड। बोलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुड यानी अच्छी चीजें हैं अगर इनको सही से कंट्रोल किया जाए तो। अगर आप इसको सही से कंट्रोल नहीं करेंगे, सही से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि गलत आप हैं, गलत हम हैं, गलत टेक्नोलॉजी नहीं है, गलत हम हैं। समझ में आ गई? तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए, बट इट नीड नॉट टू बी एडमिटेड दैट एडुलेशन ऑफ देम शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स। बोला ऐसा भी नहीं होना चाहिए
कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे इतने दीवाने हो जाएं, इतने पागल हो जाएं कि आपसे बाकी चीजें भूल जाएं। बाकी चीजों को भी आपने नहीं भूलना, अपने कल्चर को आपने नहीं भूलना, अपने रिलीजन को आपने नहीं भूलना। वो जो कहता है, ठीक है, अब आगे बताएगा वो आर्ट्स को वो कहता है नहीं भूलना, ठीक है। इफ ह्यूमन लाइफ इज टू बी टॉलरेबल, इट कैन नॉट बी होली मैकेनाइज्ड। बोला अगर आप, वो कहता है कि जो ह्यूमन लाइफ है, इंसान की जो जिंदगी है, अगर ये बर्दाश्त के काबिल होनी है, अगर ये काबिल बर्दाश्त होगी तो तब होगी कि ये सिर्फ मैकेनाइज्ड, सिर्फ इसको ना रखें आप, नहीं तो इंसान तो रोबोट बन जाएंगे। रोबोट बन जाएंगे, एक मिनट बेटा, रोबोट बन जाएंगे तो वो कहता है कि आप रोबोट भी नहीं बन सकते। आपकी लाइफ को और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, सिर्फ मशीन ही आपकी थर्स्ट को पूरा नहीं कर सकती। आपको आपके सुकून, आपका जो सुकून का जो थर्स्ट है, आपकी जो कंटेंटमेंट है, वो कंटेंटमेंट सिर्फ मशीन से नहीं होगी। समझ में आ गई बात? उसके लिए वो कहते हैं और भी चीजें जरूरी होती हैं। अब वो क्या चीजें जरूरी होती हैं इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं तक अभी स्टॉप कर दें प्लीज।